Assalamualaikum. I am Dr. Ali Nasir from Punjab Institute of Cardiology, Lahore. This video is a part of talks guidance series by Team Kalb Club. Today I am going to discuss about ECG station in the talks exam of FCPS Cardiology. ECG presentation for long case will be discussed later in a separate video for how to ace your long case in FCPS Cardiology exam. So first of all, I would like to congratulate all of you who are listening or watching this video on passing your written exam. After written, talks is the next most important exam to pass, because as per new policy of CPSP, only those of you will qualify for the clinicals who will pass their talks exam. तो टॉक्स की हम पहले पैटर्न की बात कर लेते हैं. टॉक्स में टोटल 40 स्टेशंस होंगे, 20 स्टैटिक हैं, 20 मूविंग हैं. स्टैटिक में 10 कैथ स्टेशंस होंगे और 10 एको स्टेशंस होंगे, जिनके बारे में पिछली दोनों पॉडकास्ट में आपको बताया जा चुका है. और 20 मूविंग स्टेशंस में से एटलीस्ट 10 ECGs होंगी, लेकिन कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स भी होते हैं जिनमें 12, 13 या कुछ में 14 ECGs भी थी. So it is the most important station in the TOEIC exam. It's play a key role because it carry the highest weightage. आप सब लोगों ने 3 साल कार्डियोलॉजी में काम किया हुआ है. अपने क्लिनिकल ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों ने हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ECGs देखी होंगी और मेजॉरिटी लोगों की ECG पिकिंग पावर भी अच्छी होती है. तो आपने एग्ज़ाम के लिए इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है. अपनी ECG पिकिंग और रीडिंग स्किल को आपने रिवाइज़ करना है और उसको रिफ़ाइन करना है. तो कौन से रिसोर्सेज आपने यूज़ करने हैं? इसमें सबसे कॉमनली जो बुक रिकमेंड की जाती है वो ECG बाय एग्जांपल और 100 केसेस हैं. ये आपने एटलीस्ट देखने हैं. उसके अलावा अमल मत्तू एक बुक है. कुछ लोग वेव मेमन भी रिकमेंड करते हैं. अगर आपके पास टाइम है और आप वो करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं. फिर एक वेब रिसोर्स है लाइफ इन द फास्ट लेन. इसमें 100 क्विजेस भी दिए हुए हैं और A to Z डायग्नोसिस भी दिए हुए हैं. हमारे अपने एग्ज़ाम में यहाँ से 2 ECGs थी, तो आप यहाँ से भी ECGs को लाजमी गो थ्रू करें. ECG उसके अलावा टॉक्स डाटा में दी हुई हैं. ये जो सीनियर से आप सब लोगों ने लैपटॉप में लिया होगा तो उनसे भी गो थ्रू करें. और एक मैं पर्टिकुलर बात बताना चाहूँगा कि आप लोग पेस मेकर रिलेटेड ECGs को भी खुसूसी तवज्जो आपने देनी है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में 2 से 3 ECGs पेस मेकर रिलेटेड होती हैं, उनके मैल फंक्शनिंग से रिलेटेड होती हैं और यूजुअली लोगों से पिक नहीं हो रही होती क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं होती. इसमें जो कॉमन यूजुअली आती हैं वो फेलियर टू सेंस, फेलियर टू कैप्चर, फेलियर टू आउटपुट, पेसमेकर मीडिएटेड टैकीकार्डिया, एंडलेस लूप टैकीकार्डिया एक्सेट्रा. तो जो पेसमेकर के कॉमन मैल फंक्शंस हैं या कॉमन कुछ ECGs हैं वो आपने रिवाइज़ करनी है लाजमी. तो फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे आपने तैयारी कैसे करनी है इसके लिए. तो डेली आपने तकरीबन 1 to 2 आवर ECG के लिए डेडिकेट करने हैं. 15 to 20 तो एटलीस्ट पर डे आपने करनी है. 2 बेस्ट एडवाइसेस जो मैं आपको दे सकता हूँ वो एक तो आपने अपने आप को टाइम करना है और दूसरा हैबिट बनानी है कि ऑलवेज प्रैक्टिस बाय राइटिंग डाउन योर आंसर्स. साथ साथ आपने सुपरफिशियल रिवीजन भी करनी है जो इम्पॉर्टेंट ECG रिलेटेड टॉपिक है, जैसे ARVC है, चैनलोपैथीज में लॉन्ग QT है, शॉर्ट QT है, ब्रुगाडा है. उसके अलावा पेसमेकर से रिलेटेड हैं, जैसे क्योंकि क्वेश्चन में फाइंडिंग डायग्नोसिस के बाद अक्सर कोई रेलेवेंट क्वेश्चन भी पूछा होता है, तो आपकी थ्योरी भी साथ थोड़ी बहुत रिवाइज होनी चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल अगर फेलियर टू कैप्चर की ECG है तो नीचे कॉजेज़ पूछी हो सकती हैं. ARVC की ECG है तो उसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस पूछी हो सकती हैं. कोई एग्रावेटिंग फैक्टर हैं या हाई रिस्क फीचर हैं वो पूछे हुए हो सकते हैं. आपने जब तैयारी करनी है तो मेक अ ग्रुप ऑफ 2 or 3 पीपल, नॉट मोर देन दैट. तो हमेशा अपने आंसर्स आपने लिख के साथ फाइंडिंग और ट्रीटमेंट ये लिख के आपने प्रैक्टिस करनी है. आपने ऐसे प्रैक्टिस नहीं करनी कि आपने सामने बुक से देख रहे हैं या लैपटॉप पे चला रहे हैं और कह रहे हैं हाँ जी ये ARVC है, जी ये ब्रुगाडा है, ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म है. इस तरह करने से आपको डायग्नोसिस तो शायद आप लोगों के ठीक होंगे, लेकिन आपको टाइम में वो प्रॉपर फाइंडिंग्स लिखनी नहीं आएंगी और एग्ज़ाम डे पे ये आपको बहुत प्रॉब्लम होगा. एग्ज़ाम में पर स्टेशन आपके पास 3 मिनट होते हैं. जो स्टैटिक स्टेशन है उसमें आपको क्वेश्चन शीट्स और आंसर शीट स्टार्ट में ही दे दी जाती है, पर मूविंग स्टेशन में इस तरह नहीं होगा. आपको हर स्टेशन पे जब जाएंगे तो वहाँ जाके आपने आंसर शीट उठानी है राइट साइड से, उस पर अपना रोल नंबर और स्टेशन नंबर लिखना है, क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं और जाते हुए लेफ़्ट साइड पे ड्रॉप कर देनी है. तो 30 सेकंड तो आपके एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे मूव करने में और रोल नंबर क्वेश्चन नंबर लिखने में ज़ाया हो जाते हैं. तो 2 मिनट 30 सेकंड तकरीबन आपके पास होंगे. तो आपने शुरू से ही इस तरह प्रैक्टिस करनी है कि टाइमर लगा के आप 2 मिनट 30 सेकंड के लिहाज से प्रैक्टिस करें. 2 से 3 रेस्ट स्टेशंस होते हैं लेकिन उस पर यू विल बी टोटली रेस्टिंग.
क्योंकि आपके पास कोई आंसर शीट नहीं होगी कि आप पिछला कोई इनकम्प्लीट आंसर अपना कंप्लीट कर सकें। तो व्हाट आर द पॉइंटर फॉर सक्सेस इन टॉक्स? एक तो काम रहना है, ईसीजी को तसल्ली से देखें, क्वेश्चंस केयरफुली पढ़ें। टॉक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका रेलेवेंट आंसर लिखें। अक्सर ईसीजी के साथ ज़रूरी नहीं होता कि फाइंडिंग्स भी पूछी हों, ईसीजी दी होती है और साथ कोई और क्वेश्चन पूछा हुआ होता है, तो उस तरह के सिनेरियो में ईसीजी फाइंडिंग लिखने का कोई नंबर नहीं है। तो हमेशा क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है। जैसे मैं आपके साथ एक दो एग्जांपल्स डिस्कस कर लेता हूँ। हमारे अपने एग्ज़ाम में एक बाई डायरेक्शनल वीटी की ईसीजी थी, तो उसमें उन्होंने 7 क्वेश्चन था कि पेशेंट हार्ट फेलियर का नोन केस है, एक रिसेंटली उसने न्यू ड्रग स्टार्ट की है, तो वो कौन सी ड्रग है? तो आंसर वॉज डाइजॉक्सिन, और उसकी टॉक्सिसिटी की ट्रीटमेंट पूछी हुई थी। इस पूरे में उसने कहीं डायग्नोसिस या फाइंडिंग्स का नहीं पूछा था, तो फिर वो लिखने के मार्क्स भी नहीं हैं। तो इस तरह आपने अपनी प्रैक्टिस जो है वो हमेशा क्वेश्चंस को आंसर करने की करनी है। और ईसीजी में ख़ास तौर पे ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आपको फाइंडिंग लिखने की प्रैक्टिस हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, आपने S1 Q3 T3 देख के या सिनेरियो पढ़ के आपको गाइडेंस हो गई कि ईसीजी में, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस होगी कि सारी फाइंडिंग आप लिख रहे हैं, साइनस टैकीकार्डिया लिख रहे हैं, डोमिनेंट आर इन V1 लिख रहे हैं, इनकम्प्लीट और कंप्लीट RB भी लिख रहे हैं, राइट एक्सिस डिविएशन लिख रहे हैं, S1 Q3 T3, तो जो बंदा पूरी फाइंडिंग लिखेगा उसी को ही पूरे नंबर मिलेंगे। और जब आपको इस तरह प्रैक्टिस होती है कि हाँ जी ये ब्रुगाडा है, लेकिन एग्ज़ाम में आपने डायरेक्ट ब्रुगाडा नहीं लिख देना, आपने उसमें उसकी फाइंडिंग्स को प्रॉपरली लिखना है कि कोफ टाइप ST सेगमेंट एलिवेशन इन V1 V2 विद T वेव इन्वर्जन और अपराइट T वेव, हाउ इज़ द ST सेगमेंट, व्हाट इज़ द एक्सेस। तो आपने प्रॉपर अपनी फाइंडिंग को प्रैक्टिस करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनको डायग्नोसिस 10 ECG देखते ही पता होगा, लेकिन एग्ज़ाम पास नहीं होता क्योंकि उनको लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती। तो आप एग्ज़ाम पैटर्न के लिहाज से ही प्रैक्टिस करें, जैसे कि मैंने पहले भी बताया 2 से 3 लोगों के ग्रुप में प्रैक्टिस करें। बाकी स्टे फोकस, गिव योर बेस्ट एज दिस इज़ प्रोबेबली द लास्ट मेजर एग्ज़ाम ऑफ योर लाइफ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।